नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है प्रहार का। पंजाब एमपी से यूपी तक आज बड़ी पॉलिटिकल हलचल है। पंजाब कांग्रेस की कलह का क्या आज क्लाइमैक्स होगा? एमपी में नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा और यूपी में 27 की लड़ाई कैसे तेज हो गई, सब बातें आपको बताएंगे। लेकिन एक सवाल आजकल कई लोग पूछ रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी सियासी उठापटक के बीच राहुल गांधी आखिर कहां हैं? राहुल गांधी देश में नहीं है तो राहुल गांधी आखिर कहां घूम रहे हैं? जब पंजाब में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है तो राहुल गांधी किस देश की यात्रा कर रहे हैं? इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर यह बड़ी खबर आई है। राहुल गांधी इस वक्त 3 देश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी की लोकेशन क्या है, जानने के लिए सीधे बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, इस वक्त लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, खास तौर पर पंजाब के भीतर जो स्थिति बनी हुई है, उन्हें अपने नेता की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे और विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है सवाल उठाने का राहुल गांधी ने। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, वो तो हो गई पार्टी की बात। और पार्टी से अलग अगर आप सोचें तो उससे ज़्यादा ये कि देश के एलओपी अगर 15-20 दिनों तक देश से बाहर हैं और उसके बारे में उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा ना बताया जाए, खुद उनके बारे में ना बताया जाए, कोई उनका पब्लिक इंगेजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना दिखे, तो जाहिर तौर पर लोगों के भीतर ये कौतूहल का विषय बनेगा ही कि आखिर राहुल गांधी है कहाँ गए हैं। और उस लिहाज से जब हमने भी अपने टॉप सोर्सेज को लेकर इस बाबत पड़ताल की कि आखिर राहुल गांधी कहाँ गए हैं, इतने दिनों तक कैसे बाहर है। आमतौर पर यह प्रक्रिया रहती है कि जब कोई सांसद देश से बाहर जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा सचिवालय को वो सूचना देता है कि इतने दिनों तक यहाँ बाहर वो जा रहा है। अगर कोई सरकार का मंत्री जा रहा है तो बाकायदा उसे परमिशन लेना होता है भारत सरकार के प्रधानमंत्री के दफ्तर से। तो उस कंडीशन में एलओपी राहुल गांधी जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है और इतने दिनों तक अगर देश से बाहर है तो जाहिर तौर पर लोगों के भीतर एक दिलचस्पी और एक सवाल बनेगा कि आखिर कहाँ है। और दूसरी चीज़ तो जो आपने बताई कि अगर उनकी अपनी पार्टी में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और उस क्राइसिस के दरमियान अगर उनके नेता नजर नहीं आ रहे हो तो ये पार्टी के नेताओं के लिए भी बेचैनी भरी बात थी। और उस लिहाज से जब हमने टॉप सोर्सेज को खंगाला तो एकदम पक्की जानकारी ये मिली कि राहुल गांधी यूरोप के दौरे पे हैं। और यूरोप में अगर बात कर लें तो इंग्लैंड, आइसलैंड और जर्मनी, इन कम से कम इन 3 देशों के भीतर उन्होंने ये जो 15-20 दिन से वो गायब है उसका अधिकांश समय बिताया है। इंग्लैंड और जर्मनी की बात करें तो अभी के मौसम के हिसाब से कोई ट्रैवल करने वाली जगह नहीं है। वहाँ बहुत आप भी रिपोर्ट में देखते होंगे कि कितने लू के थपेड़े चल रहे हैं वहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आइसलैंड की बात करें तो वो नॉर्दर्न कंट्री के हिसाब से वो कैपिटल उसकी जो रिजवाकिक है, और आइसलैंड जो कि बमुश्किल 4-5 लाख की आबादी वाला देश है वो ज़रूर बहुत ठंडा है। और वहाँ पर राहुल गांधी क्या सिर्फ छुट्टी मना रहे हैं या फिर बाकी क्या कुछ कर रहे हैं, ये पब्लिक इंगेजमेंट क्योंकि उनका बताया नहीं जा रहा है और कोई भी जानकारी उनके तरफ से भी नहीं आ रही है। लेकिन इन 3 देशों की यात्रा पर वो हैं। और ये मैं कम से कम 3 देश इस लिहाज से कह रहा हूँ कि इसके अलावा साथ में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूरोप के देश एकदम से नज़दीक जुड़े हुए हैं, बहुत कम दूरी पर एक देश से दूसरे देश पे आप जा सकते हैं। तो हो सकता है कोई शॉर्ट डिस्टेंस किसी और कंट्री में भी उन्होंने कर लिया हो, लेकिन जो अधिकांश समय उन्होंने बिताया है वो इंग्लैंड, आइसलैंड और जर्मनी, इन 3 जगहों पर बिताया है। इन 3 देशों में से 2 देश तो ऐसे हैं जहां गर्मी बहुत ज़्यादा अभी चल रही है। सिर्फ आइसलैंड एक ऐसा देश है जो कि भारत के तापमान के हिसाब से अगर देखें, भारत के मौसम के हिसाब से देखें तो वो बहुत ठंडा देश है। जी देवेंद्र, जरा एक चीज और बताइएगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है जब मॉनसून सेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो एलओपी होने के नाते उन्हें उठाना है, सरकार से सवाल पूछना है और यहाँ पर तैयारी भी की जाती पहले से कि कौन कौन से मुद्दे रखना है। लेकिन राहुल गांधी का इतना लंबा बाहर रहना, कोई इन्फॉर्मेशन ना होना, और अब मैं चुनावों के मद्देनजर भी देखूं, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, तो क्या राहुल गांधी रणनीति बनाने के लिए इस वक्त किसी और को आगे करें? क्या प्रियंका गांधी कमान संभाल रही हैं या फिर राहुल गांधी वहां से भी बैठकर नजर रख रहे हैं इन तमाम मामलों पर? और देखिए प्रिया, सबसे पहली बात तो ये है कि निश्चित तौर पे न सिर्फ अपोजिशन के नेताओं में राहुल गांधी के इस तरह के रवैये को लेकर एक निराशा रहती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नेता बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। उनसे दबी जुबान अगर बात कीजिए तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से लीडर का रवैया इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पर तब जब आप सरकार के ऊपर आपको दबाव बनाने का मौका हो या अपनी पार्टी के भीतर घमासान चल रहा हो। इन दोनों ही चीज़ों को छोड़कर अगर इतने लंबे प्रवास पर वहाँ पर आप रह रहे हैं और उसमें भी बताया नहीं जा रहा हो तो वो लोगों को ज़्यादा हैरान करता है। अगर कोई और वजह होती, कोई ठोस कारण होता तो बाकायदा राहुल गांधी इस बात को बता सकते थे, उनकी टीम के द्वारा
बताया जा सकता था, उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा बताया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखें तो वो प्रधानमंत्री के न्यूजीलैंड दौरे पे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, जबकि प्रधानमंत्री का आज न्यूजीलैंड में सिर्फ आज में 8 सरकारी इंगेजमेंट है और उसके बाद दिन भर 8 सरकारी बैठकें करने के बाद वो रात में फ्लाइट लेंगे, फिर सुबह दिल्ली आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा होता रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, अपोजिशन के नेताओं द्वारा भी खास तौर पे ये आरोप लगता है कि लापरवाही भरा रवैया रखते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो निशाना साथी है, और आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने किस प्रकार से बताया था कि राहुल गांधी ने तकरीबन 54 विदेशी यात्राएं की थी, और 2025 से 26 को अभी तक के टर्म को देख लें तो इन 3 देशों के अलावा लगभग उनके 6 विदेशी दौरे हो चुके हैं। और बहुत सारे विदेशी दौरे ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक इंगेजमेंट होता है, उसमें बाद में उनके नेताओं द्वारा बताया जाता है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम उनके बयान भी देखते रहते हैं, तस्वीरें देखते हैं। लेकिन इस बार का दौरा एकदम से गोपनीय दौरा है, और इतना लंबा प्रवास होना ये अपने आप में लोगों को हैरान कर रहा है। और उस हैरानी को खत्म करने के लिए जब हमने टॉप सोर्सेज को टटोला कि आखिर राहुल गांधी किन किन देशों में गए हैं, तो ये जानकारी मिली, और भरोसेमंद जानकारी मिली कि राहुल गांधी इंग्लैंड, आइसलैंड और जर्मनी, इन 3 देशों की में उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया है इस दौरे का। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज देश के 3 राज्यों में सियासी उबाल है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, जिस पर उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। तो पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर आज बड़ी खबर आ सकती है। चंडी गुट कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के साथ बैठक कर रहा है, तो वहीं यूपी में मंदिर पॉलिटिक्स की पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में चन्नी गुट सशर्त कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के साथ बैठक कर रहा है। इस वक्त भूपेश बघेल के साथ बैठक से पहले चन्नी का एक बड़ा बयान आया। चन्नी ने कहा कि तेल देखिए और तेल की धार देखिए, फिर बात करेंगे। सोर्सेस के मुताबिक चन्नी गुट ये चाह रहा है कि अगर अध्यक्ष नहीं बदला जाता तो चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। चन्नी की शुरुआत से ये मांग भी रही है, और इसी मांग के साथ आज चन्नी गुट आगे बढ़ेगा। ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं बल्कि चन्नी गुट के विधायक राणा गुरजीत के घर पर हो रही है। बैठक में यह भी शर्त रखी गई कि प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग शामिल नहीं होंगे। बैठक चन्नी गुट के करीब 50 नेता इसमें शामिल हो रहे हैं इस बैठक में, जो अपना पक्ष कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के सामने रख रहे हैं। ਅੱਜ ਕਨਫਲਿਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ऐसी अजय मीटिंग विच आए हैं, सानू अंदर अजय जान दो, अंदर बैठ के गलबात होएगी सारी, बाकी फिर तेल देखांगे, तेल दी धार देखांगे। तो चन्नी गुट ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग कर दी है। चन्नी गुट का यह कहना है कि अगर उन्हें प्रधान नहीं बनाना है तो फिर सीएम चेहरा घोषित कर दें, ताकि उनके नाम पर पंजाब में वोट मांगे जा सके। हाईकमान पहले ये कह चुका है कि वह अमरिंदर राजा वडिंग को प्रधान पद से नहीं हटाएगी। ऐसे में चन्नी गुट ये कह रहे हैं कि उन्हें फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। आज आप आ रहे हैं यहाँ पे, क्या रहेगी स्ट्रेटजी आज? देखो अभी तो देखते हैं क्या बोलते हैं सभी। वी बिलीव इन हाई कमांड, दैट्स ऑल। बिना अध्यक्ष की कैसे स्ट्रेटजी बना लेंगे? अध्यक्ष तभी तो मीटिंग हो रही है, अध्यक्ष बनाएंगे, सब कुछ होगा, इलेक्शन लड़ेंगे। हम चाहते हैं भी जो लोग चाहते हैं उन लोगों का जो भी मन है उसको लेकर प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी। मन तो यही है भी कांग्रेस की सरकार बने, वो कैसे बनेगी, दैट्स व्हाट वी आर डिसाइडिंग। देखो हाई कमांड ना मीटिंग है, और हाई कमांड से हम सब लोग यही बताने वाले हैं कि हम 2 बातों पे धोखा नहीं दे सकते। पंजाब के लोगों को धोखा नहीं दे सकते, और अपनी कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दे सकते। और जो भावना है लोगों की, जो विचार लोगों का है, वो हाई कमांड को बताएंगे, तो अपनी बात रखेंगे। जो भी फैसला होगा, हम तो हाई कमांड पे उनका फैसला हम मानते हैं। हमारे लीडर जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। बीच का रास्ता यही होगा कि चन्नी को सीएम फेस घोषित किया जाए। तो ये तो प्रेरोगेटिव है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का। तो चन्नी के समर्थक कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल से मिलने कपूरथला के एमएलए राणा गुरजीत के घर पहुंच गए हैं। मीटिंग में चन्नी गुट की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा सकता है। सांसद, विधायक और पूरे एमएलए मिलाकर इसमें 80 नेता इकट्ठे किए जा रहे हैं। हाईकमांड को हमने जो जमीनी हालात हैं उसके बारे में हमने बताना है, और हमें पूरा विश्वास है अपनी लीडरशिप में, माननीय राहुल गांधी जी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में हमने पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ना है। पर जैसे उस दिन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे त्रिपत बाजवा जी, उन्होंने बाहर आके
सभी प्रेस मीडिया वालों को बहुत डिटेल में बताया था कि कुछ बातें हैं जो हम हाई कमांड तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो बातें हम माननीय बघेल साहब की को बता के, ताकि बघेल साहब हमारी बात जाके दिल्ली में रखें और जो हाई कमांड है उनको भी पता लगे कि जमीन पे क्या हो रहा है। बघेल के साथ हाईकमान के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, तो कैसे आप अपनी बात रखेंगे आज? देखो, सीनियर लीडर बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस को ज्वाइंट चलाना, कैसे चलाना, कांग्रेस को आगे 27 की लड़ाई कैसे लड़नी है। और सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, चन्नी का ये डायलॉग, तेल देखो तेल की धार देखो, उन्होंने अपने कद को लेकर कहा है या किसी और संदर्भ में भी ये बात कहा है? ये भी बताइएगा कि मीटिंग में अब तक कौन कौन पहुंचा, और चूंकि दिल्ली की तरफ से बिल्कुल भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि अध्यक्ष तो नहीं बदला जाना है, कौन कौन सी मांगे आज चन्नी गुट रख सकता है और इस पर क्या कोई सहमति बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, बहरहाल जो तेवर हैं, जो चन्नी के तेवर हैं, वो अभी जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद तो ये साफ है कि वो तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर मीटिंग से पहले ये कहा कि तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, उसके बाद अगला डिसीजन जो होगा वो लिया जाएगा। बहरहाल इशारा जो था वो हाईकमान की तरफ था, क्योंकि भूपेश बघेल जो है, जिन्होंने पहले बयान दिया था कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, और ऐसे में अब जब ये चन्नी की तरफ से भी बयान आया है कि उनका पहले हम बयान सुनेंगे, क्या बात करते हैं, उसके बाद ही हम आगे का निर्णय जो है वो लेंगे, तो उनका इशारा जो है वो हाईकमान की तरफ ही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर की जा रही है। राजा वड़िंग की तरफ से तमाम जितने भी जो जिला अध्यक्ष हैं वो बुलाए गए, उनसे बघेल साहब की मुलाकात करवाई गई, और इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी हाल ही में जिला प्रधान जो है वो बदले गए हैं, और तमाम जिला प्रधान जो हैं वो जो राजा वड़िंग है उनके चहेतों को बनाया गया। तो ऐसे में वो अपनी बात रखने में कामयाब हो गए, उसके बाद ही बघेल साहब का ये बयान आता है कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। और दूसरी ओर अब चन्नी गुट जो है, उनके तेवर जो है अगर कहें कि ढीले पड़े हैं तो ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके बीच का रास्ता निकाल दिया कि अगर वो अध्यक्ष पद पे रहते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी को जो है वो सीएम फेज घोषित किया जाए। भूपेश बघेल जो है वो अभी मीटिंग में पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम नेता, चाहे वो कद्दावर नेता जो अगर बात करें प्रताप सिंह बाजवा, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुख सरकारिया, ऐसे तमाम बुलारिया जो है, गुरकीरत कोटली, वो तमाम नेता जो है, बड़े बड़े जो नाम है वो तमाम इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तमाम छोटे नेता, पूर्व विधायक भी पहुंचे हैं, सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद सदीक सबसे पहले पहुंचे थे, तो तमाम नेता जो है वो पहुंच चुके हैं। ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये एक काफिला आ रहा है, शायद भूपेश बघेल जो है वो इस काफिले में है, क्योंकि भूपेश बघेल अभी मीटिंग में पहुंचे नहीं थे, और ये उन्हीं का ही काफिला है। और 11 बजे का वक्त था, चन्नी गुट के तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं, और ये सामने आप जो काफिला इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये भूपेश बघेल का ही काफिला जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। वो सामने जो आपको गाड़ी नजर आ रही है ब्लैक कलर की, इसी गाड़ी के अंदर भूपेश बघेल जो हैं वो सवार हैं, क्योंकि मीडिया जो है उनको लगातार वहां पर कवरेज करने की, उनकी एक बाइट लेने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ये वीरेंद्र जो है ये पहाड़िया भी हैं, गुरदासपुर से हैं, अभी क्या आ चुके हैं, क्या आगे उनसे बात करेंगे, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। तो बघेल हाईकमांड आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे पहले। तो बघेल साहब जो है वो आ चुके हैं। ये वीरेंद्र सिंह पहाड़ा थे, गुरदासपुर से विधायक हैं। ये बघेल जो है वो इस समय मीटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, और दर्शक जो है वो भी यही जानना चाहते थे कि मीटिंग कब स्टार्ट होगी। तो मीटिंग जो है वो अब बघेल, क्योंकि 12 बजे के आसपास बघेल जो है प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और आज ही इनको दिल्ली भी वापस निकलना है। जैसे भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को तैयार करेंगे, और उसके बाद ये अपना पूरा रिपोर्ट जो है वो हाईकमान के आगे दिल्ली में रखेंगे, अपनी बात जो है वो दिल्ली में रखेंगे। एक इसमें बात है कि परसों प्रगट सिंह से जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो वो उनका ये कहना था कि वो मिलकर आए थे हाईकमान से जब दिल्ली गए थे, और उसमें जो हाईकमान ने उनको जो सुझाव दिया कि इसको आप पंजाब कांग्रेस वर्सेस ऑल इंडिया कांग्रेस मत बनाइए, पहले अपनी बात जो है वहीं पर रखिए और उसके बाद आप हमारे पास आइए। तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही यह बैठक जो है बघेल के साथ जो है वो तय की गई। आज राणा गुरजीत के घर में ये जो बैठक है वो हो रही है। तमाम चन्नी गुट के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पहली बार जो चन्नी गुट के नेता हैं वो प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल से यहाँ पर मुलाकात करेंगे,
और अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद क्या तस्वीर जो है वो सामने आती है, क्योंकि तमाम जो नेता है वो यही कह के गए हैं कि एक बार मीटिंग खत्म होने दीजिए, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे वो प्रताप बाजवा हो, सुखजिंदर रंधावा हो, तमाम लोग यही कह के गए हैं कि एक बार मीटिंग खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे और इस वक्त सबके मन में सवाल यही बना हुआ है कि क्या आज सुलह होगी या फिर कांग्रेस में कोई बड़ी टूट हो सकती है। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। वहीं बगावत की आग मध्य प्रदेश के दतिया में भी धधक रही है। जिस मध्य प्रदेश को बीजेपी के हिंदुत्व और चुनावी रणनीतियों की मेन प्रयोगशाला माना जाता रहा है, वहां इस समय बगावत के शोले भड़क गए। 30 जुलाई को उपचुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर बवाल हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। सवाल यह है कि क्या दतिया में भड़की बगावत की ये आग और भी शहरों तक फैलेगी? क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अभी हलचल बढ़ सकती है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भयंकर बवाल कर रहे हैं। समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष के पास भेज दिया है। प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा चक्का जाम कर दिया। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। फिलहाल मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है। प्रदर्शनकारी बीजेपी के कार्यालय पर भी मौजूद हैं और पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा दतिया में होने जा रहे उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे। बकायदा उन्होंने नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो भी खरीद लिया था। सभाओं में अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का एंड मोमेंट पर टिकट काट दिया। उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और इसके बाद दतिया में वो हुआ जिसकी बीजेपी ने शायद कल्पना भी नहीं की। नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थक इस समय बीजेपी दफ्तर में डेरा डाले हुए हैं। धमकी दे रहे हैं कि अगर पार्टी आला कमान ने अपना फैसला नहीं बदला तो विरोध प्रदर्शन की आग भोपाल तक पहुंचेगी। और यह भी चेतावनी दी कि अभी तो सिर्फ इस्तीफा दिया है और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर हम पार्टी की सदस्यता का भी त्याग कर देंगे। और इधर इस पूरे बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं देना पार्टी का फैसला है। नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से अपील की कि वो संयम से काम लें, अपनी बात पार्टी फोरम में रखें, इस तरह से हंगामा और बवाल ना करें। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो दतिया में बीजेपी दफ्तर के बाहर अभी भी टेंशन का माहौल बना हुआ है और इसी बीच जिला प्रशासन ने इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत बिना इजाजत किसी भी सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी रोक लगा दी गई। दरअसल नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से जो उनके समर्थक हैं वो बेहद गुस्से में हैं। गुस्साए समर्थकों ने हाईवे भी जाम कर दिया, पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल इस समय नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थक बीजेपी दफ्तर पर डटे हुए हैं। बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और बीच बीच में पथराव भी हो रहा है। और सीधा रुख करते हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़ चुके हैं दतिया से। अनुराग, अमूमन बीजेपी के भीतर से ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं और नरोत्तम मिश्रा भले ही मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि जो फैसला था हाई कमान का था। क्या नरोत्तम मिश्रा इसके बाद शांत बैठेंगे या फिर भितरघात की कोई नई कहानी बुनी जाएगी? देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने हालांकि ये साफ कर दिया इस बयान के जरिए कि ये फैसला आला कमान का है, लेकिन जो समर्थक हैं वो मानने को तैयार नहीं। इस वक्त तस्वीरें इंडिया टीवी आपको
बीजेपी के कार्यालय की दिखा रहा है। चारों तरफ देखिए, ये जितना ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये नाराज जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, जो बीते 15 से 20 घंटों से जो है वो अपनी नाराजगी आक्रोश दिखा रहे हैं, ये उनकी तस्वीर। और दूसरी तरफ ये नारेबाजी यहां शुरू हुई है। हालांकि और तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए कि जो ये कार्यकर्ता नाराजगी दिखा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, और उन्हीं की सरकार की जो पुलिस है इस वक्त दूसरे पलड़े पर है उन्हें रोकने के लिए, ताकि कोई भी उपद्रव ना हो। और नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और नारेबाजी ये फिर शुरू हो गई है। चारों तरफ यही नारेबाजी दिखाई दे रही है। एक मिनट, आपके नेता नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि आलाकमान ने टिकट दिया है। आलाकमान ने नहीं दिया। ये मोहन यादव को लगा कि नरोत्तम मिश्रा इस बार अच्छे वोटों से जीत के आएंगे तो उनकी सीएम की सीट डगमगा जाएगी, इसलिए उन्हें षड्यंत्र के तहत नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया है। नरोत्तम मिश्रा अगर टिकट मिलता तो पावर सेंटर बन जाते क्या दिक्कत थी? स्वाभाविक है, नरोत्तम मिश्रा जैसा बड़ा चेहरा प्रदेश में आएगा तो पावर में तो आएगा, इसलिए सबसे चिंता है। आज अकेले हमारी दतिया की जनता, पूरी जनता दुखी हो गई है पूरी तरीका से। हर घर में आज की स्थिति देख के आओ, हर घर में दुख का मातम सा लहरा रहा है। किसी भी घर में हम लोगों ने सुबह बनवास दे दिया हमारे नेता को। तैयारी कर रहे थे। पर एक चीज बताइए, आप बीजेपी के हैं सारे लोग, ये सारे लोग बीजेपी के, तो जब भाजपा के आप हैं और आपकी पार्टी ने एक टिकट तय कर दिया आशुतोष तोष तिवारी को, तो जानते नहीं है वो पैराशूट से गर्द में चला जाएगा, पैराशूट से आया सीधा उतर गया। हम लोग 20 साल पहले दतिया में भाजपा नहीं थी। 20 साल से, जब से नरोत्तम मिश्रा 20 साल से आए तब से भाजपा आई है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि राज तिलक की तैयारी कर रहे थे। ये जो तमाम जो यहाँ पे उनके समर्थक हैं, लेकिन वनवास दे दिया गया है। बिल्कुल अनुराग, वनवास दे दिया गया। और नरोत्तम मिश्रा कोई छोटे नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के वो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका बड़ा कद है, चंबल दतिया के आसपास में उनका खासा प्रभाव है। लेकिन क्या वो शांत बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म तक खरीद लिया था, पिछले 3 सालों से उपचुनाव की तैयारी में जुट गए थे। हालांकि इस पर क्या होगा आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अखिलेश और योगी आमने सामने हैं। योगी ने अखिलेश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सैफई से लेकर अयोध्या तक समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट कार्ड बता दिया। क्या समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थान पर नमाज पढ़ाई? क्या समाजवादी पार्टी ने यूपी में जगह जगह कब्रिस्तान खुलवाया? और क्या अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ही योगी आदित्यनाथ से शिकायतें कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब नमाजवादी पार्टी बन गई है? योगी दिन में ये बातें करते हैं, अखिलेश यादव को रात में किस तरह के सपने आते हैं और सपने में अखिलेश को कौन सा नंबर दिख रहा है? आपको अखिलेश के सपने की सच्चाई और योगी के हमले की हकीकत बताते हैं। मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट, सच में 270 सीट, 270 सीट, 270 सीट, सच में। अखिलेश को 2026 में 270 के सपने आ रहे हैं, सच में। अखिलेश 111 में 159 सीटें और जोड़कर 2027 में 270 सीटें लाने का ख्वाब देख रहे हैं, सच में। 270 सीट, 270 सीट, 270 सीट, सच में। तो क्या सच में अखिलेश का 2027 में 270 वाला सपना सच होगा, या फिर अखिलेश का यह ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा? और क्या लगातार तीसरी बार अखिलेश को हार का स्वाद चखना पड़ेगा? और क्या 27 में 270 वाले सपने को सच करने के लिए ही अखिलेश इन दिनों खुद को सबसे बड़ा सनातनी कह रहे हैं, सबसे बड़ा राम भक्त बनकर घूम रहे हैं और राम भक्ति की आड़ में सियासी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए कि हम नवंबर में चुनाव नहीं करा पाएंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जब सरकार हटेगी तभी न्याय मिलेगा। एक ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी संकट मिटेगा। अखिलेश को 2027 के यूपी चुनाव में 270 सीटें लाने के लिए कितना % वोट लाना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या योगी के रहते यह मुमकिन हो पाएगा?
अखिलेश के 270 सीट वाले ख्वाब के मुकाबले अलग अलग ओपिनियन पोल्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? 2027 में अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या योगी के सामने टिक नहीं पाएगी? क्या 27 का चुनाव आते आते अखिलेश की साइकिल पंक्चर हो जाएगी? आज आपको सब बताएंगे, मगर उससे पहले योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। योगी अब फुल चुनावी मोड में आ गए हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा तक योगी सबकी बखिया उधेड़ रहे हैं। हर रोज जबरदस्त सियासी हमले कर रहे हैं। चुनावी मौसम में योगी समाजवादी पार्टी के लिए दुर्योधन और दुशासन वाला डायलॉग लेकर आ गए हैं। योगी तो ये तक कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से अखिलेश राम भक्त बनते जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो भगवा बाना पहनकर कांवड़ यात्रा में भी जाएंगे, कांवड़ियों पर पुष्प भी बरसाएंगे। जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया, अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अखिलेश यादव के 270 सीट वाले सपने और योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ पॉलिटिकल अटैक के बीच यूपी चुनाव पर 9 जुलाई 2026 को, यानी अब से बस चंद घंटों पहले, सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल भी आ गया है। इस पोल में क्या पता चला है, डिटेल आगे देंगे। पहले यूपी का करंट सिनेरियो दिखाते हैं और ये समझते हैं कि क्या सच में अखिलेश 2027 में 270 सीट तक पहुंच सकते हैं। 2022 के चुनाव में 403 में से बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 41.29% था। तब एनडीए की टैली 273 थी और एनडीए का वोट शेयर 43.82% था, जबकि समाजवादी पार्टी ने तब 32.06% वोट शेयर के साथ 111 सीटें जीती थी और सपा प्लस गठबंधन ने 36.60% वोट शेयर के साथ टोटल 125 सीट जीती थी। इस लिहाज से अगर अखिलेश यादव को 2027 में अपना खुद का 270 सीट वाला सपना साकार करना है तो उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। अखिलेश यादव का 270 सीटों वाला सपना बहुत महत्वाकांक्षी है। अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो देखें तो इसके लिए सपा को कम से कम 38.5% प्लस वोट शेयर लाना होगा, जो 2022 की तुलना में 6.5 से 9% का बड़ा स्विंग है। 270 वाला सपना साकार करने के लिए अखिलेश को लगभग 38% से 42% वोट शेयर की जरूरत पड़ेगी और 270 सीट वाला यह सपना तभी सच हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के फेवर में बहुत बड़ी लहर हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि यूपी में फिलहाल अखिलेश के फेवर में ऐसी कोई लहर नहीं है। योगी आदित्यनाथ का यह असर है और यह असर यूपी के सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल में भी दिख रहा है। 9 जुलाई 2026 को आए सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस 251 सीटें जीत सकती है, समाजवादी पार्टी प्लस 142 सीटों तक पहुंच सकती है, बीएसपी 8 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा 5 जुलाई और 19 जून के 2 ओपिनियन पोल्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और अगर ये तीनों अनुमान सही हो गए तो अखिलेश का 270 सीट वाला सपना टूटना तय है। अखिलेश का ख्वाब टूटता दिख रहा है, लेकिन योगी तो उससे भी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। योगी तो अखिलेश की 2022 की 111 सीटों में भी सेंध लगाने जा रहे हैं। योगी इन दिनों जहां जहां जा रहे हैं वहां बता रहे हैं कि अपने इलाके को सपा के विधायक से आजादी दिलाओ,
बीजेपी को जीत दिलाओ और अपने इलाके में तरक्की पाओ। विकास करने के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने पड़ेंगे, विकास के प्रति सोच रखने वाले लोग भेजने पड़ेंगे, स्वयं के विकास से ऊपर उठ करके समाज के लिए, देश के लिए सोचने वाले लोग होने चाहिए। आपने अच्छा विधायक चुना तो विकास आज बीकापुर में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अयोध्या चमक गई, जैसे अयोध्या का वैभव पूरे देश के अंदर आज चरम पर दिखाई देता है, ऐसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। एक सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास के बारे में रुचि लेता है तो परिणाम कैसे आते हैं, आज ये अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। बीकापुर में, रुदौली में, मिल्कीपुर में, गोसाईगंज में, अयोध्या में ये सब दिखाई देता है। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। अखिलेश जिस वक्त 27 में 270 सीट जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, उस वक्त योगी आदित्यनाथ 2027 में हैट्रिक के लिए सुपर कॉन्फिडेंट भी हैं और ग्राउंड पर भी काम कर रहे हैं। योगी के काम पर लोगों के इस ट्रस्ट को 2021 की एक स्टडी रिपोर्ट से समझते हैं। इस स्टडी रिपोर्ट में 80% लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार से संतुष्टि जताई थी, 73% ने महंगाई कम रखने, 66% ने करप्शन के खिलाफ एक्शन, 64% ने क्राइम के खिलाफ एक्शन और 75% ने हेल्थ केयर के मुद्दे पर योगी को फुल मार्क्स दिए थे। 58% ने कहा था कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। 72% ने माना था कि योगी राज में उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। 68% ने माना था कि योगी राज में उनकी लाइफ पहले से बेहतर हुई है। 79% लोग योगी और बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट थे। 75% लोग योगी की इकोनॉमिक पॉलिसी से संतुष्ट थे और 71% ने तब कहा था कि वो योगी को फिर से वोट देंगे। इसके बाद 2022 में योगी की सरकार आ गई और तब के एक पोस्ट पोल सर्वे में भी 50% लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्हें योगी का वर्किंग स्टाइल अच्छा लगता है। योगी की ये लोकप्रियता 2026 में भी कायम है। यूपी को योगी पर ही ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट को आप पिछले 7 दिनों के गूगल सर्च ट्रेंड से भी समझ सकते हैं। 64% सर्च इंटरेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही लीड कर रही है। कांग्रेस नंबर 2, सपा नंबर 3 और बसपा नंबर 4 पर चल रही है, लेकिन सपा अभी भी बड़े बड़े दावे कर रही है। हमें केवल इतना है कि आज अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव है 27 का, और चुनाव हमारा अपना अंदाजा है कि दिसंबर में हो जाएगा। अगर भरोसा, यकीन और विश्वास अगर किसी पर बढ़ा है, किसी राजनीतिक पार्टी पर, तो वो राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी पीडीए और उसके नेता हैं माननीय अखिलेश जी। और अगर यकीन, भरोसा, विश्वास अगर घटा है तो वो कोई दूसरी पार्टी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और माननीय योगी जी स्वयं कि इनके प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा घटा है। 100% दलित वोट जाएगा नहीं, जा चुका, आ चुका है समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के साथ, पीडीए के साथ 99%। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की बहुत बीमारियों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियां अभी बची हैं जिनका इलाज करना बाकी है। और योगी जी बीमारी की जड़ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो समाजवाद है, जो अखिलेश यादव जी का समाजवाद है, ये लोहिया के समाजवाद से मैच नहीं करता। अखिलेश यादव जी का समाजवाद परिवारवाद है,
अलगाववाद है और नमाजवाद है। अखिलेश 270 के सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना साकार होता नहीं दिख रहा। वो योगी को टारगेट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे जरूर अपना रहे हैं। पराजय काल विपरीत बुद्धि वाला टेक्स्ट अपनी टाइमलाइन पर चिपका रहे हैं। राम मंदिर दान चोरी केस को जरिया बनाकर यूपी के हिंदू वोटर्स के बीच अपनी पैठ जमाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है, अब ये देखिए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदुओं का वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 26% हिंदुओं ने वोट दिया था। बीएसपी को 14% और कांग्रेस को 2 से 3% हिंदुओं का वोट मिला था। 2017 के मुकाबले 2022 में अखिलेश के हिंदू वोट में बढ़ोतरी हुई थी और 27 से पहले राम मंदिर दान चोरी केस ने अखिलेश को मौका दे दिया है कि वो योगी के हिंदू वोट में सेंध लगाए। लेकिन योगी ने अखिलेश के इस प्लान को भी पूरी तरह पंक्चर कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर नमाजवादी का ठप्पा लगा दिया है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इस सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा खून का एक मच्छर नहीं मरेगा, याद रखना। अयोध्या में राम मंदिर को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। इस बीच हिंदू वोट की रेस में सपा के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी भी कूद गई है। कांग्रेस ने तो राम के नाम पर देश के 50 से ज्यादा शहरों में 2 दिनों का नेशन वाइड महाअभियान शुरू कर दिया है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। कोई हरियाणा पहुंच गया, कोई कानपुर, कोई मध्य प्रदेश, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड। कांग्रेस ने योगी पर सीरियल अटैक शुरू कर दिया है। सवाल है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी जी को हटाना होगा।
सच बात यह है कि राहुल गांधी की आस्था, श्रद्धा और विश्वास वो राम में नहीं है। भगवान राम में, भगवान राम की जन्मभूमि में, अयोध्या में उनकी आस्था नहीं है। उनकी आस्था वेटिकन में है। जिनकी आस्था वेटिकन में है वो राम के समर्थन में कैसे हो सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें भगवान राम, या समय उन्हें सद्बुद्धि देगा। राहुल गांधी जी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं। समाजवादी पार्टी हो या राहुल की कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही कैंप पिछले 33 दिनों से राम के नाम पर जो सियासी स्टंट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए ही हो रहा है। इन दोनों का राम भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, सब पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और योगी इस इकोसिस्टम की पोल हर रोज खोल रहे हैं, नए नए राम भक्तों की सियासी साजिश को एक्सपोज कर रहे हैं।